और टॉपिक है चल रहा है अपना बीए पार्ट थर्ड ईयर। बीए पार्ट थर्ड ईयर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त महाराष्ट्र में, मद्रास में, बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। बीए पार्ट थर्ड और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉपिक है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था में हम 3 प्रकार की व्यवस्था को देखेंगे। पहले स्थायी बंदोबस्त आता है, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता है, तीसरा मालवाड़ी बंदोबस्त आता है। यहाँ हम स्थायी बंदोबस्त का हमने पहले जिक्र किया है और हमने रैयतवाड़ी का पहले हमने जिक्र कर लिया है, और आज हमारा मालवाड़ी बंदोबस्त का डिटेल से पढ़ा जाएगा। एक झलक के रूप में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करके ये देखा जाएगा कि तीनों में एक अंतर होता है। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ही हमें ये पता लगता है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है और मालवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है। यहाँ स्थायी बंदोबस्त जो है ये 10 साल के लिए होता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 30 साल के लिए होता है, मालवाड़ी बंदोबस्त 30 साल के लिए होता है। स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त किसे कहा जाता है बच्चों? स्थायी बंदोबस्त के अंदर सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले EIC ईस्ट इंडिया कंपनी होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? जमींदार आएगा। दूसरे नंबर पे जमींदार आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पे किसान आता है। यहाँ इसकी जो योजना होती है और इसकी जो व्यवस्था होती है वो 3 व्यक्तियों पर निर्भर करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसका जो हितैषी कौन होगा? जमींदार होता है। जमींदार लगान किससे वसूल करता है? किसान से वसूल करता है। तो ये जो चैन होती है, सर्कल होती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से घूमती हुई जमींदार के पास में आती है और जमींदार से घूमती हुई किसान के पास में आती है, और इस तरह स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और किसान तीनों के बीच में एक समझौता किया था। इसी को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त का नियम भी लागू होता है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भी फायदा होता है। स्थायी बंदोबस्त में किसान को कोई फायदा नहीं होता है। स्थायी बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में फायदा होता है, लेकिन बाद में इसमें कोई फायदा नहीं होता है। और इस तरह स्थायी बंदोबस्त के बाद में आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो ब्रिटेन की या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ज़मीन होती है वो 19% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 19% होती है। रैयतवाड़ी में 51% होती है। रैयतवाड़ी में 51% होती है। मालवाड़ी के अंदर 51 और 19 को जोड़ने के बाद जो शेष लगभग बचेगी वो 31% बचेगा, और वो 31% मालवाड़ी बंदोबस्त में आता है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत के पूर्वी भाग में इसको लागू किया जाता है स्थायी बंदोबस्त को। यहाँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त को दक्कन के पठार और भारत के दक्षिण भाग के अंदर 12 महल नामक स्थान पर सबसे पहले इसको लागू किया जाता है, 12 महल नामक स्थान पे। और 12 महल के बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है मद्रास में इसको लागू किया जाता है। दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए होता है। कर्नल रीड और टॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में शुरू किया जाता है। यहाँ रैयत का मतलब होता है किसान। जहाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थायी बंदोबस्त में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो परिस्थितियाँ होती है वही परिस्थितियाँ महाराष्ट्र के बम्बई में, मद्रास में 12 महल नामक स्थान पर वही परिस्थितियाँ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर एक नई व्यवस्था कर्नल रीड लेकर आए थे और इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पे 12 महल है और मद्रास है। रैयत का मतलब अभी बताया बच्चों, किसान होता है। यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो योजना होती है
उसमें स्थायी बंदोबस्त से तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि स्थायी बंदोबस्त में एक जो साइकिल चलती है वो EIC कंपनी से जमींदार और जमींदार से ये किसान पर आकर रुक जाती है। यहाँ रैयतवाड़ी में जो साइकिल चलती है बच्चों वो EIC से ही शुरू होती है और EIC से शुरू होने के बाद ये कहाँ पर आके रुकती है, ये किसान जो होता है, भू भाटक जो होता है, जो भू राजस्व देगा, किसान जहाँ फसल का उत्पादन किसान करता है, किसान का खेत होता है, किसान की भूमि पंजीकृत होती है, किसान उसका हकदार होता है, किसान अपनी ज़मीन को किसान अपनी ज़मीन को बेच सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है, किसान का ये पूरा अधिकार होता है। और इसी किसान से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, लगान वसूल करती है। और किसान को के लिए एक शब्द भी आता है, भू भाटक एक शब्द आता है, और भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है। यहाँ भी प्रारंभिक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट होता है और किसान को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ देखिए स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी की तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें यहाँ यह पता लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और किसान स्थायी बंदोबस्त की ये चेन थी। और रैयतवाड़ी के अंदर हमने देखा 12 महल और मद्रास में बम्बई के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चेन होती है वो किसान पर आगे रुक जाती है। और यहीं ये रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन के पठार में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये मानी जाती है। अब हम महालवाड़ी व्यवस्था का एक झलक देखते हैं। तो इसमें किसान जो होता है बच्चों, वो भू राजस्व के लिए किसान एक इकाई नहीं होता है। किसान एक इकाई कैसे हो सकता है, या महाल का मतलब होता है गांव होता है। भूस्वामी जो होता है बच्चों, भूस्वामी यानी पूरे गांव का गांव, पूरा महाल, पूरा गांव का गांव, पूरा महाल जो है यानी पूरे गांव का मिलकर जो है गांव यानी समूह, एक ग्रुप, ये क्या बनता है यहाँ पे, एक ग्रुप बनेगा। और ये पूरा ग्रुप मिलकर भू राजस्व की इकाई का माध्यम बनेगा। बार बार कह रहा हूँ, भू राजस्व की इकाई का माध्यम बनेगा, ग्रुप बनेगा। ग्रुप कौन होता है, गांव होता है। गांव को महाल भी कहा जाता है। ये महालवाड़ी बंदोबस्त है। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चैन जो होती है वो कहाँ आके रुकती है, वो एक ग्रुप में, एक समूह में, एक महाल में, एक गांव में आकर रुक जाती है बच्चों। इसी को महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। ये हमने यहाँ पर तीनों का तुलनात्मक एक झलक के रूप में हमने देखा था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। यहाँ स्थायी बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार और किसान, इधर 12 महल मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी की चेन किसान पे आगे रुकती है। रैयतवाड़ी में, महालवाड़ी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की चेन ग्रुप में, गांव में आकर रुक जाती है। यहाँ 19% जमीन होती है इस स्थायी बंदोबस्त की। रैयतवाड़ी की होती है 51% होती है यहाँ पे, महालवाड़ी की 31% होती है यहाँ पे। तो ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था में भू राजस्व कितना वसूल किया जाएगा, भू राजस्व कितना लिया जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी योजना बनाती है। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ के गवर्नर हैं वो महालवाड़ी व्यवस्था में किस तरह जो है भू भाटक से लगान वसूल कितना लिया जाएगा, कितना प्रतिशत लगान लिया जाएगा, कितने वर्ष के लिए इसको लागू किया जाएगा, कौन कौन सी योजना बनाई जाएगी, उन सब चीज़ों का हम यहाँ आपके सामने अध्ययन कर रहे हैं और आपको अध्ययन करवा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है कौन सा, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त में सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं किसान को लेंगे, ये पहला नंबर हम किसान लेंगे। दूसरे नंबर पर हम लेंगे 1801 में अवध के प्रदेश। और तीसरे नंबर पर हम लेंगे 1804 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 3 नंबर पे ये हो गया। 4 नंबर पे बच्चों हम यहाँ लेंगे हॉल्ट मैकेजी। ये 1 नंबर पे हम किसान के साथ किस तरह महालवाड़ी का भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की जाती है। 1801 में अवध के
प्रदेशों के साथ कौन से प्रदेशों को कहाँ शामिल किया जाता है, 2 नंबर पे हम ये बात करेंगे। तीसरे नंबर का तथ्य यह है 1804 में मराठों के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है और सुरजी अर्जुन गांव की संधि के जो प्रदेश मिलेंगे वो महालवाड़ी में शामिल करते हैं, किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और 4 नंबर पे आयुक्त जो होता है बोर्ड का सचिव हॉल्ट मेकी जी जो है वो महालवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त के लिए क्या सुझाव देता है, 4 नंबर पे ये देखेंगे हम। 5 नंबर पे हम बात करेंगे 5 नंबर पर रेगुलेशन आएगा एक 1822 का रेगुलेशन है 7 आएगा, कितना नंबर का, 7 नंबर का। इसमें जमींदार के साथ क्या बात की जाती है और भू भाटक के साथ, यानी ग्राम समूह ग्रुप, जो ग्रुप होगा, जो गांव का पूरा महाल होगा, गांव का जो मुखिया होगा, उसके साथ क्या शर्त रखी जाती है। और 5वें के बाद 6ठा नंबर पर हम बात करेंगे, सीधा मार्टिन वर्ड का नाम सुने हैं, जो भू राजस्व व्यवस्था का पिता कहलाता है, भू राजस्व व्यवस्था का पिता कहलाता है, भू राजस्व व्यवस्था का पिता कहलाता है। यहाँ 1822 में देखिए, यहाँ हॉल्ट मैकेजी के बाद 5वां नंबर, 5 तक तो हमने हेडिंग बताया, छठा नंबर लेंगे मार्टिन वर्ड की। 6ठा नंबर कौन आएगा, मार्टिन वर्ड आएगा, ये मार्टिन वर्ड। 6ठा तथ्य क्या है, मार्टिन वर्ड 1833 रेगुलेशन आएगा इसमें। रेगुलेशन कौन सा आएगा, 9 आएगा बच्चों, कौन सा आएगा, 9। तो यहाँ पहले नंबर पे कौन है, किसान। तो पहला नंबर तथ्य हम देख रहे हैं कि पहला तथ्य है किसान जो है, किसान के साथ, किसान को भू राजस्व की इकाई नहीं माना जाता है, किसान को भू राजस्व की इकाई नहीं माना जाता है, पहला नंबर। किसान को भू राजस्व की इकाई नहीं माना जाता, बार बार रिपीटिशन कर रहा हूँ, किसान को भू राजस्व की इकाई नहीं माना जाता, पहला तथ्य है। ठीक है, दूसरा नंबर 1801 में अवध के प्रदेश, 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के साथ एक समझौता होता है और उसी समझौते के आधार पर अवध के कितने, 7 प्रदेश, अवध के कितने बच्चों, 7 प्रदेश। ये अवध के 7 प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेती है और इसको महालवाड़ी बंदोबस्त में शामिल कर देती है। यहाँ उन 7 जो प्रदेश होते हैं, उन 7 प्रदेशों के पूरे गांव का, पूरे समूह का पूरा गांव बच्चों, और उस पूरे गांव का पूरा जो गांव का मुखिया होता है, उनके साथ एक समझौता किया जाएगा। उसी समझौते को महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है, महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। देखो यहाँ पे 7 के नाम कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला इटावा है, इटावा। दूसरा कौन सा है, फर्रुखाबाद। तीसरा कौन सा है, मुरादाबाद। 3 हो गए यहाँ पे। 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर पे कौन सा है, इलाहाबाद, इलाहाबाद। 5 नंबर पे कौन सा है, गोरखपुर। 5 नंबर पे गोरखपुर है। 6 नंबर पे आ जाइए, इलाहाबाद, गोरखपुर, और गोरखपुर, कानपुर, बरेली। यहाँ 6 नंबर पे आता है कानपुर और 7 नंबर पे बरेली। पहला नंबर वापस रिपीटिशन देखिए, इटावा है पहला नंबर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, यहाँ इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बरेली। ये 7 जगह हैं और 7 जगह यूपी के अंदर है ये। और यूपी के ये अवध के जो प्रदेश हैं, जो उनको 1801 की संधि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त हुए सारे के सारे प्रदेश महालवाड़ी बंदोबस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद 1804 में सुरजी अर्जुन गांव की एक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 1804 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। और इस संधि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जो सुरजी अर्जुन गांव के मराठा लोग जो अंग्रेजों को 4 राज्य, अंग्रेजों को कितने, 4 राज्य, 4 जगह अंग्रेजों को सौंप देते हैं। और वो 4 जगह कौन कौन सी होती है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। यहाँ
पानीपत है और दूसरी सहारनपुर है। पहली पानीपत है, दूसरी सहारनपुर है। पहली कौन सी है? पानीपत है बच्चों, और दूसरी कौन सी है? सहारनपुर है। अब दो और बची, दो जगह और कौन सी हैं? तो अलीगढ़ है और अलीगढ़ के बाद आगरा है। अलीगढ़ के बाद क्या है? आगरा है। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने प्रदेश प्राप्त होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 प्रदेश प्राप्त होते हैं। कितने प्रदेश प्राप्त हुए? 4 हुए थे। अभी अभी मैंने आपको नाम बताए चारों के। पहले का नाम क्या बताया बच्चों मैंने? पहला का नाम क्या बताया? पानीपत बताया मैंने, ठीक है। पानीपत ये दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। भारत के इतिहास में तीनों युद्ध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। और पानीपत हरियाणा में, दिल्ली के पास में कौन सी जगह है? हरियाणा है। यहाँ पहले नंबर पे पानीपत है, दूसरे नंबर पे सहारनपुर है, तीसरे नंबर पे अलीगढ़ का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा बच्चों, अलीगढ़ के बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी है और यह मुस्लिम विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में, मोमडन का। 4 नंबर पे आता है यहाँ पे आगरा का ताजमहल। आगरा के पेठे जरूर खाए होंगे बच्चों आपने। यहाँ पानीपत है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, आगरा है। कितने हैं यहाँ पे? 4। और ये 4 जगह जो है यहाँ सुरजी अर्जुन गांव की संधि के आधार पर इनको शामिल कर दिया था। इनको महालवाड़ी घोषित कर दिया, महालवाड़ी घोषित किया था। इसके बाद ये 3 तथ्य देखने के बाद हम चौथे तथ्य पर पहुंच रहे हैं। और चौथे तथ्य पर हम यहाँ आते हैं बच्चों। तो ये 4 नंबर पर हम देखते हैं कि आयुक्त जो है वो कौन है? हॉल्ट मैकेजी आयुक्त होता है। ये हॉल्ट मैकेजी आयुक्त होते हैं और हॉल्ट मैकेजी यहाँ सुझाव देते हैं। सबसे पहले ये सुझाव देते हैं कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। भूमि जो होगी, जो महाल की भूमि होगी, जो गांव की भूमि होगी, उस भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। दूसरा सुझाव ये देते हैं कि अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा ताकि वो भूमि का लेखा जोखा रख सके। ये दूसरा सुझाव देते हैं। और तीसरा सुझाव देते हैं यहाँ पे हॉल्ट मैकेजी ये देते हैं कि कौन से महाल से, कौन से गांव से और गांव के किसानों से और गांव के मुखिया से ये बात की जाती है कि वो कितना लगान देंगे। और जो है ये कितना लगान डिसाइड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और बैठकर बात की जाती है। तो ये हॉल्ट मैकेजी का एक सुझाव होता है। 4 नंबर पे महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित ये 4 नंबर तथ्य है। अब हम बच्चों 5 नंबर तथ्य पर आ रहे हैं और 5 नंबर तथ्य पर हम आते हैं। तो 5 नंबर तथ्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये 1822 की बात है। यहाँ रेगुलेशन यहाँ पर 7 है। ये कौन सा है? रेगुलेशन 7 है यहाँ पे। और रेगुलेशन 7 के आधार पर ये कहा जाता है कि रेगुलेशन 7 में एक जमींदार है और एक भूभाटक या गांव है और पूरा महाल है। रेगुलेशन 7 में ये कहा जाता है बच्चों कि जमींदार से 30% भू राजस्व वसूल किया जाएगा। जमींदार से 30% भू राजस्व वसूल किया जाएगा। कितना वसूल किया जाएगा? 30%। और जो गांव का भूभाटक का जो समूह होगा बच्चों, उससे कितना वसूल किया जाएगा? 95%। कितना? 95%। तो ये जो इनकी जो रेगुलेशन नंबर 7 जो आता है, रेगुलेशन 7 1822 का, ये अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण होता है। 95% लगान देने का किसान के पास इतना हौसला नहीं होता है। वो 95% कहाँ से गांव या समूह या मुखिया मिलकर देगा। और ये रेगुलेशन 7 वाला जो सिस्टम होता है, ये व्यवस्था चल नहीं पाती है और त्रुटिपूर्ण होती है। तो तथ्य नंबर कितना है? ये 5। तथ्य नंबर 5 में 1822 का रेगुलेशन 7 हमने देख लिया है। अब बच्चों
5 के बाद अब हम तथ्य नंबर 6 पर चलते हैं। और तथ्य नंबर 6 कौन सा है? मार्टिन बर्ड वाला है, जो भू राजस्व के पिता कहलाते हैं। मार्टिन बर्ड क्या कहलाते हैं? मार्टिन बर्ड भू राजस्व के पिता कहलाते हैं। ये मार्टिन बर्ड एक व्यवस्था लेकर आते हैं। मार्टिन बर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक महालवाड़ी व्यवस्था लेकर आया हूँ, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मार्टिन बर्ड का नाम ध्यान से देखो बच्चों, ये मार्टिन बर्ड है, ये मार्टिन बर्ड है, ठीक है। ये महालवाड़ी व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था में? महालवाड़ी व्यवस्था में ये क्या होते हैं? ये भू राजस्व के क्या होते हैं? भू राजस्व के पिता, भू राजस्व व्यवस्था के पिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भू राजस्व के पिता कहलाते हैं। मार्टिन बर्ड ये कब लेकर आते हैं इस व्यवस्था को? 1833 में लेकर आते हैं। मार्टिन बर्ड ये जो है मार्टिन बर्ड रेगुलेशन कौन सा लेकर आते हैं बच्चों? रेगुलेशन 9 लेकर आते हैं। कौन सा? 9 लेकर आते हैं। मार्टिन बर्ड कहते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था में कि मैं भू राजस्व लगान जो है मैं किसानों से कितना 66% वसूल करूंगा। कि ये कह रहे हैं कि मैं 66% वसूल करूंगा। कितना वसूल करूंगा? 66 वसूल करूंगा। मार्टिन बर्ड ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं बच्चों? मार्टिन बर्ड कहते हैं कि मेरी व्यवस्था जो है, ये महालवाड़ी की जो मेरी व्यवस्था है, ये 30 वर्षों तक चलेगी। कितने वर्षों तक चलेगी बच्चों? ये 30 वर्षों तक चलेगी। और मार्टिन बर्ड ने पहली बार ये आदेश देते हैं कि भूमि को पंजीकृत करो। ये क्या आदेश देते हैं? भूमि को पंजीकृत करो। दूसरा आदेश क्या देते हैं? खेतों की परिधि को नापो। तीसरा क्या आदेश देते हैं? लेखा जोखा, जमीन को जरीब के द्वारा नाप जोख करनी चाहिए, लेखा जोखा रखना चाहिए। और फिर ये 4 नंबर पे आदेश देते हैं कि महल या गांव से भू राजस्व कितना लिया जाएगा और कितने पर आकर इनकी चैन रुकती है। 66% पर आकर यहाँ इनकी चैन रुक जाती है। अब ये जो मार्टिन बर्ड की व्यवस्था है बच्चों, ये भू राजस्व के पिता कहलाते हैं और भू राजस्व के पिता कहलाते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने वाले जेम्स टॉमसन, ये भी एक मोस्ट आईएमपी तथ्य है। महालवाड़ी व्यवस्था को या मार्टिन बर्ड की व्यवस्था को जेम्स टॉमसन, कौन है? टॉमसन, जेम्स टॉमसन ने इसको समाप्त किया था। महालवाड़ी व्यवस्था को समाप्त किया था, जेम्स टॉमसन ने समाप्त किया था। और ये कौन थे? जेम्स टॉमसन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब ये जो मार्टिन बर्ड की जो व्यवस्था चल रही थी, बाद में बच्चों एक नए गवर्नर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी इसका सर्वेक्षण करते हैं। और ज़्यादा समय तक ये व्यवस्था जो भू राजस्व व्यवस्था के महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के जो पिता मार्टिन बर्ड कहलाते हैं। मार्टिन बर्ड की जो आदेश दिए थे, जो सुझाव दिए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए जो नियम बनाए थे, वो नियम ज़्यादा समय तक टिक नहीं सके, चल नहीं सके। और एक दिन ऐसा हुआ कि टॉमसन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी भी आए थे, उन्होंने इस पर सर्वेक्षण किया था, उन्होंने सर्वेक्षण करवाया, ज़्यादा समय तक नहीं चला था। क्या वजह थी, क्या कारण थे? डलहौजी ने जब कारणों का पता लगाया तो कहा कि भू राजस्व का लगान 66% ज़्यादा है। भू राजस्व का लगान 66% ज़्यादा है, इसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने इसको घटा के कितना कर दिया? 50, इसको 50% कर दिया था।
कौन सा नियम लगाया था यहाँ पे? 1855 का नियम लगाया था। 1855 का नियम और 1855 का सहारनपुर के नियम के आधार पर 1855 के सहारनपुर के नियम के आधार पे बच्चों इसको 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया। यहाँ कितना है? 50% कर दिया। यहाँ हमने 3 व्यवस्थाओं की बात की थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक जो है बच्चों, इस टॉपिक में यही 3 व्यवस्थाओं पर आकर ये टॉपिक अपने आप में रुक जाता है। ये टॉपिक पहले नंबर का स्थायी बंदोबस्त बताया मैंने, दूसरा नंबर रैयतवाड़ी बंदोबस्त बताया और तीसरा नंबर महालवाड़ी बंदोबस्त बताया। स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 में शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू होती उसी समय काल में, उसी समय पीरियड में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। आपने नाम सुना टॉमस मुनरो और कर्नल रीड, दोनों ने मिलके सबसे पहले 12 महल मद्रास में इसको लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। और फिर उसी समय काल का मतलब 1792 में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में महाल व्यवस्था आती है जो 1801, 1804 रेगुलेशन के नियम देख रहे हो आप। किसान जो था वो भू राजस्व की इकाई नहीं था। और इस तरह 1801 के अंदर अवध के प्रदेशों को महाल में घोषित किया गया। सुरजी अर्जुन गांव की संधि के आधार पर मिले प्रदेशों को महाल घोषित किया गया। होल्ट मैकेजी आते हैं, वो अपना सुझाव रखते हैं। होल्ट मैकेजी के बाद में कौन आते हैं बच्चों? तथ्य नंबर होल्ट मैकेजी के बाद में आप देखते हैं कि जमींदार और किसान में भू भाटक रेगुलेशन नंबर 7 आएगा वापस। रेगुलेशन 7 के बाद में डायरेक्ट जो भू राजस्व के पिता कहलाते हैं मॉर्टिन बर्ड आते हैं। और मॉर्टिन बर्ड को अभी मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है ये पूरा डिटेल अभी आपने पढ़ा है कि मॉर्टिन बर्ड क्या कहते हैं। और मॉर्टिन बर्ड जो पिता हैं, फिर भी इनकी व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं चली थी और जेम्स टॉमसन ने इनकी इस जो व्यवस्था है इसको समाप्त किया था। सर्वेक्षण करवाया लॉर्ड डलहौजी ने और लगान को 50% किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए।